गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डियर एस्पिरेंट। होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन के लिए एफर्ट कर रहे होंगे। और आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एकेडमिक लेवल के लिए या मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का ये फर्स्ट टॉपिक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए एक फाउंडेशन कॉन्सेप्ट है ये नेशनल इनकम के लिए, क्योंकि यहीं से जब जो टॉपिक हमने नेशनल इनकम का करना है, यहीं से उस टॉपिक की फाउंडेशन रेडी होती है। तो आओ स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक बिना टाइम खराब किए। तो टॉपिक का नाम है हमारा सर्कुलर फ्लो, यानी कि हम इसको अगर मैं हिंदी में कहूं, आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह, यानी आय जो है वो किस तरह से एक सर्कुलर मोशन में फ्लो कर रही है, यानी कैसे इस ए पॉइंट से बी तक जा रही है, फिर बी पॉइंट से इस सी पॉइंट तक आ रही है, और फिर वापस कैसे सी पॉइंट से इस ए पॉइंट तक जा रही है। ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, जिसमें हम इस टॉपिक में जो मेजर हम हैं वो 6 चीजें पढ़ने वाले हैं। ये सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन की, जैसा कि हम हर टॉपिक के साथ अपना करते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, यानी कि उत्पादन के क्या क्या कारक होते हैं हमारे। जैसे हमने यहाँ 4 मेजर मेंशन भी किए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिसको हम कहते हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। उसके बाद बात करेंगे मेजर सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, कि किसी अर्थव्यवस्था में कौन कौन से मेजर जो सेक्टर होते हैं हमारे काम करते हैं। जैसे हमारे इकोनॉमी की अगर बात करूं, इंडियन इकोनॉमी में हमारे दो जो पिलर हैं, इसको कहें हम हाउस होल्ड और फर्म, ये हमारी इकोनॉमी के दो मेजर पिलर हैं। इन्हीं के चारों तरफ इकोनॉमी घूमती है हमारी। और इसी के बाद इसमें जब एड ऑन हम करके चले जाते हैं, कि जब बैंक का कॉन्सेप्ट हम बीच में ले आए तो वो 3 सेक्टर इकोनॉमी बन गई। फिर उसके बाद हमने क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर दिया तो 4 सेक्टर बन गई। और फिर जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक कॉन्सेप्ट हमने कल वाली क्लास में किया था, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी, जब हम फॉरेन सेक्टर के साथ यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी अपना ट्रेड करने लग जाते हैं, तो ये एक ओपन इकोनॉमी बन जाती है। और इसको मल्टी डायमेंशनल इकोनॉमी या 5 सेक्टर इकोनॉमी भी हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम फेज ऑफ प्रोडक्शन की। इसमें कौन कौन से फेज होते हैं, जैसे 3 मेन मेजर फेज हैं किसी भी प्रोडक्शन के, जिसमें आता है पहले प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजन या कंजम्पशन। ये हम पहले भी थोड़ा सा बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा डेप्थ में बात करेंगे। उसके बाद आते हैं लीकेज एंड इजेक्शन इन इकोनॉमी। लीकेज का मतलब होता है प्रवाह का बाहर जाना, यानी कि अर्थव्यवस्था से जब पैसा बाहर चला जाता है। और इजेक्शन का मतलब होता है जब आना। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं रिसाव एवं अंतः वर्ड होता है इसके लिए एक पर्टिकुलर, क्या था, अंतःक्षेपण। इजेक्शन का मतलब होता है अंतःक्षेपण, यानी कि किसी चीज का अंदर आना। और उसके बाद बात करेंगे हम इसमें स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट की, यानी कि भंडारण एवं बहाव। ये हमारा इस चैप्टर में जो हम या इस यूनिट में हम ये 6 मेजर चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और इन 6 मेजर चीजों को डिस्कस करने के बाद जो क्लास 12th वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये यूनिट ऑलमोस्ट आज खत्म हो जाएगी। लेकिन जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ से नेशनल इनकम की फाउंडेशन स्टार्ट होगी। जो मेरे स्टूडेंट हैं एकेडमिक वाले, जो क्लास 12th के हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो देख रहे हैं इस वीडियो को या जो देखेंगे आगे रिकॉर्डेड वीडियो को भी, उनके लिए एक मैसेज जरूर है कि हो सकता है आपकी बुक में आज ये चैप्टर ना हो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत सारे बोर्ड ने या सीबीएसई ने भी बहुत कम कर दिया है इसको, और बहुत सारे स्टेट बोर्ड ने इसको अपने जो करिकुलम है उससे हटा ही दिया है। लेकिन ये चैप्टर पढ़ाने का रिलेवेंस सिर्फ इतना ही है कि ये चैप्टर आपके लिए एक फाउंडेशन का काम करेगा। क्योंकि नेशनल इनकम में जब हम बात करते हैं, राष्ट्रीय आय में बात करेंगे कि इस सेक्टर से इतना है, इस सेक्टर से इतना है, प्राथमिक सेक्टर से इतना, सेकेंडरी सेक्टर से इतना, तो हम ये कॉन्सेप्ट ही वहां पे हमारा काम आता है कि कोई चीज हमारी कैसे वैल्यू एड ऑन करती है किसी चीज में, कि एक चीज जब एक फेज से दूसरे फेज तक जाती है, फिर तीसरे फेज पे आती है, तो कैसा पैसे सर्कुलेट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम।
और इसमें बात करेंगे हम मीनिंग एंड डेफिनेशन, यानी कि अर्थ एवं परिभाषा। इनकम फ्लो इन अ सर्कुलर बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। आम भाषा में कहें, जो आय है हमारी वो क्या कर रही है, एक चक्रीय प्रवाह में, चक्रीय प्रवाह में बह रही है। कहां से, यानी घरेलू क्षेत्र से उद्योग एवं वापस। इसको समझेंगे हम कैसे बात कर रही है। लेकिन अगर मीनिंग की बात करूं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है कि बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म, यानी कि घरेलू क्षेत्र हो गया हमारा ये, और ये हो गया हमारा उद्योग क्षेत्र। इनके बीच में जब आय एक साइड से दूसरी साइड, इधर से उधर जब फ्लो कर रही है, तो उसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। आओ इसको समझे जरा। मैंने बताया कि दो सेक्टर हैं हमारी इकोनॉमी में, एक है हाउस होल्ड यानी कि घरेलू, और दूसरा है उद्योग। देखो, लेट्स सपोज कि मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें मैं कंप्यूटर बनाता हूं, ठीक है, कंप्यूटर बनाने की मेरी एक फैक्ट्री है। अब मुझे क्या, मैं सारे काम उस फैक्ट्री में अकेला कर सकता हूं कि भाई मैं माइनिंग का काम भी कर लूं, रॉ मटेरियल भी इकट्ठा कर लूं, फिर उसके बाद उसको असेंबल भी कर लूं और बेच भी आऊं जाके, उसको लोड भी कर लूं? नहीं कर सकता ना ये। तो उसके लिए मुझे क्या पड़ेगी, हेल्प की जरूरत होगी, जो हमारे और फैक्टर हैं। जो हमने वैसे भी प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमने 4 फैक्टर के बारे में बात करी थी। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यानी कि हमारा भूमि, श्रम, उसके बाद क्या होगा, पूंजी और उद्यमिता। इन 4 चीजों की हमें जरूरत पड़ती है उत्पादन करने के लिए। अब मैं अगर बात करूं, मैंने फैक्ट्री लगाई है तो मैं उद्यमिता हूं, यानी कि मैंने एक रिस्क लिया है। उद्यमिता या एंटरप्रेन्योर का मतलब ही ये होता है कि कोई एक नई चीज के लिए इनोवेट करता है, उस पर रिस्क करता है। बिजनेस, व्यापार और उद्यमिता में यही मोटा डिफरेंस है आपका समझने लायक, कि व्यापार जो है कोई भी लेके बेचना एक व्यापार हो सकता है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर या उद्यमिता कहूं तो वो इनोवेशन करता है, यानी कोई नई चीज खोजता है और उस पर रिस्क लेता है अपनी स्किल के साथ। स्किल का यूज करके इनोवेशन लेगा, इनोवेशन लेगा तो रिस्क भी होगा, अगर डूब गया तो, फेल हो गया तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो इसीलिए उद्यमिता को सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर भी माना जाता है, और यही जो है सारे कॉन्सेप्ट को डिराइव करता है। तो यहां से आए हम अपने इस पे बात कर रहे थे। मैंने कंप्यूटर की फर्म लगाई है। अब मुझे सबसे पहले देखो, कंप्यूटर की कंपनी लगाने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग हब लगाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी, मुझे सबसे पहले जरूरत पड़ेगी कि कहीं पे मेरा लैंड हो। तो लैंड या तो मेरी होगी या मैं किसी से किराए पे लूंगा। तो मैंने क्या लिया, लैंड। पहला फैक्टर मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद लैंड लेने के बाद मैंने लैंड लगा ली। अब उस पर काम करने के लिए मुझे लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, लेबर के लिए मुझे हेल्प चाहिए। लेबर लेके आऊंगा तो लेबर आएगी मेरे पास, वो मेरा काम करेगी, वो बिल्डिंग बनाने में काम करेगी, असेंबली करने में काम करेगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट है जो पूंजी है, यानी कि कैपिटल है। अब ये काम करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि मेरा फ्री में काम होगा कोई, या तो मैं डायरेक्टली मनी वे में कैपिटल पे करूंगा, मतलब इन द सेंस ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म्स में मैं जो है अपनी कैपिटल को यूटिलाइज करूंगा। या फिर एक दूसरा होता है, अगर आपने बार्टर सिस्टम के बारे में सुना है, तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, सॉरी एक मिनट, मैं शायद माइक चेक करूं, माइक की आवाज नहीं आ रही है। आई एम सॉरी इनकन्वीनियंस के लिए, एक्चुअली पावर फेलियर की वजह से हमारा माइक सिस्टम काम नहीं कर रहा था। तो हम इस को दोबारा, इस पॉइंट को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। हमने बात करी थी कि इनकम जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर के बीच में कैसे सर्कुलेट होती है। तो हमने डिस्कस करना शुरू किया था कि जैसे हाउस होल्ड सेक्टर है और फर्म है। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या दे सकता है, हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को दे सकता है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज के बारे में बात करें, जिसको हम उत्पादन कारक कहेंगे, जिसमें था हमारा भूमि,
श्रम, पूंजी एवं उद्यमिता, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये 4 सर्विसेज जब फर्म को देगा तो कोई फर्म क्या करेगी, प्रोडक्शन कर पाएगी किसी भी चीज का। ठीक है, इसके बदले में फर्म क्या दे रही है, फैक्टर सर्विसेज के बदले में फर्म दे रही है फैक्टर पेमेंट। इसको आप पहले इतना करके समझिए इस डायग्राम को। पहले इतना पार्ट हम डिस्कस करते हैं। देखो, हाउस होल्ड ने फर्म को उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए ये 4 फैक्टर प्रोवाइड किए, और हमें पता है कि जब हम फैक्टर सर्विसेज देते हैं तो फैक्टर सर्विसेज के चेंज में हमें क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट मिलती है। सपोज करो कि मैं अगर XYZ किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, 1 महीना काम करने के बाद मुझे सैलरी मिलती है, तो उस सैलरी के लिए मुझे क्या देना पड़ रहा है, अपनी सर्विसेज देनी पड़ रही है। यानी कि फैक्टर प्रोडक्शन में एज अ फैक्टर सर्विसेज में वहां पे अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, तभी उस चीज का यानी सर्विस या उत्पाद का कोई उत्पादन हो सकता है, उसके बदले में मुझे सैलरी मिल रही है। तो फर्म हाउस होल्ड को क्या पे करेगी, हाउस होल्ड को पेमेंट देगी, यानी कि इनकम देगी, ये जिसमें आपकी सैलरी, वेजेस या ऑनरेरियम हो सकता है, तो ये हाउस होल्ड के पास आएगा। मान लो अब मेरे पास आ गया पैसा, मैंने 1 महीना काम किया, 1 महीने के बाद किसी फर्म ने मुझे पे किया, मेरे पास पैसा आ गया। अब मैं उस पैसे के क्या करूंगा, मैं घर जाऊंगा। अब घर जाऊंगा, जब घर वाले तो ऐसा नहीं है ना कि आप 100 रुपए कमा के, मतलब आपने दिन भर काम किया, कमा के 100 रुपए लेके घर जा रहे हो और घर जाके 100 रुपए दिखाओगे। जो आपके घर में माता जी, वाइफ या बच्चे जो हैं वो 100 रुपए डायरेक्ट पैसा तो नहीं खाएंगे ना, उसके बदले में हमको आपको कुछ प्रोडक्ट देना पड़ेगा। जैसे खाना खाना है तो आपको चावल या चपाती या आटा चाहिएगा, तो आटा कैसा आएगा, आटा लेने के लिए अब आप उस पैसे का यूज करोगे और उस पैसे को वापस फर्म को दोगे। मान लो मैंने आज 100 रुपए कमाए थे, अब मैं एक आटे की थैली लेके आ रहा हूं जिसकी कॉस्ट 40 रुपए है, तो 40 रुपए मैं वापस किसको दे दूंगा, दुकानदार को दे दूंगा। अब दुकानदार को जब पैसे दूंगा तो ये पैसा कहां आ गया, यहीं से पैसा मेरे पास आया था, अब पैसा वापस यहां चला गया। अब यहां से जो मुझे चीज मिलेगी वो क्या मिलेगी, मुझे गुड्स और सर्विसेज मिलेगी। यानी कि मैंने 100 रुपए दिए, आटा ले आया मैं यहां से। तो अब आप इसको देख सकते हो कि ये कुछ कुछ हमारा सर्कुलर फ्लो लग रहा है कि पहले पैसे यहां से यहां आ रहे हैं, फिर पैसे यहां चले जा रहे हैं। हम पहले इनको काम सामान दे रहे हैं, फिर ये हमें सामान दे रहे हैं। तो ऐसे ही ये सर्कुलर फ्लो इनकम का चलता रहता है कि पहले हम सर्विस देंगे, पैसा लेंगे, पैसा देंगे, सामान लेंगे, सामान खाएंगे, फिर से हम यहाँ पे और सारी सेवाएं देंगे और उत्पादन करेंगे, उत्पादन के बदले में हमें पेमेंट मिलेगी, उस पेमेंट से हम और ज्यादा सामान खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे तो और ज्यादा पेमेंट करेंगे। तो यही है हमारा सर्कुलर फ्लो, आम लैंग्वेज में या लेमन लैंग्वेज में कहें, यही हमारा सर्कुलर फ्लो है कि जिससे हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर के बीच में एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ मनी जो कि काम करता है। साइक्लिक जनरेशन में हमने 3 प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पे बात करी है कि जनरेशन कराया है हमने पहले, इनकम इज जनरेटेड थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसीजर, मतलब कि इनकम कैसे जनरेट करी, यहाँ पे जब आपने अपनी सर्विसेज दी है प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन होने के कारण आपकी इनकम जनरेट हुई है, आपके पास पैसा आया है। डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहां से आपको डिस्ट्रीब्यूट हुई है, मतलब आपने यहाँ कोई फाइनल गुड्स बनाई थी, XYZ कोई प्रोडक्ट बनाया था, उस प्रोडक्ट की कोई मार्केट वैल्यू थी। अब कंपनी के पास एक कहने को है कि भाई मेरे पास वैल्यू है। सपोज मैंने जैसे कंप्यूटर का एग्जांपल लिया था, कंप्यूटर की फर्म का एग्जांपल लिया था, आज मैंने अगर 100 कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग करी है, 100 कंप्यूटर्स मैंने बनाए हैं, तो 100 कंप्यूटर्स की कुछ वैल्यू होगी। सपोज करो 1 करोड़ रुपया है मेरे पास, आज 100 कंप्यूटर वर्थ रुपीज 100 करोड़ है, तो मेरे पास एक कैपिटल एसेट हो गया जिसको बेच के मैं आगे पैसा कमाऊंगा। तो अब मुझे जो मैंने लेबर ली है उसको तो मुझे पेमेंट करनी है, यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी इनकी। अब ये इनकम से क्या होगा, जब इसके पास इनकम चली गई, सपोज करो इनमें से ही कोई जो मेरे पास लेबर थी काम करने वाले, जो भी लोग मेरे पास इंजीनियर थे या मैन्युफैक्चरर थे या जो भी टेक्नीशियन थे जो काम कर रहे थे, उनको भी तो किसी को कंप्यूटर की जरूरत होगी ना घर में काम करने के लिए अपने बच्चों के लिए, तो फिर से वो क्या खरीदेंगे, मुझसे कंप्यूटर खरीदेंगे और वो जो पैसा है वापस से मेरे पास आ जाएगा। तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो एक आम भाषा में समझने की लैंग्वेज में। अगर फिर भी अगर किसी को कोई ऐसा डाउट होता है किसी पॉइंट पे,
तो आप कमेंट करके जरूर उनसे पूछ लेना, जो आपका कोई डाउट होगा तो जरूर दूर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। डेफिनेशन की बात करें, इट रेफर टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन प्रोसेस, देन इट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड फाइनली इट सर्कुलेट फ्रॉम हाउसहोल्ड to the production unit in the form of consumption expenditure made by them household on the goods and services or by these unit। तो इसमें वही बात कही है कि चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय है आय का प्रोडक्शन के बदले में वितरण। वितरण कैसे, किसके लिए? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो आपने सहायता करी है, जो आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए हैं। सपोज करो प्रोडक्शन में आपने क्या दिया था, कंट्रीब्यूशन किया इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और इसके एक्सचेंज में आपको क्या मिल गया? पेमेंट मनी। और इसी मनी को आप दोबारा अपनी परचेज के लिए यूज करोगे, और जो आपके पास परचेज से इनके पास दोबारा मनी आती है, मनी फ्लो वापस आता है रिटर्न, इसी मनी फ्लो को वो यूज करके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्लियर? या एक बार दोबारा समझा देता हूं मैं, अगर किसी को कोई समस्या है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं थोड़ा सा हिंदी में लिख देता हूं। देखो, उत्पादन कारक जो हैं, उत्पादन कारक से सेवाएं गई हमारी, ठीक है, तो ये किसके पास गई? फर्म के पास गई। अब फर्म ने हमें उत्पादन कारक किसने दिए थे? घरेलू क्षेत्र ने दिए थे उत्पादन कारक फर्म को। ठीक है, सेवाएं दी, फर्म ने यहां क्या दिया उत्पादन को? ये दिया पेमेंट या धन। आय, तो यहां से आय किसी भी नहीं, घरेलू सेक्टर की आय बन गई। अब इसके पास पैसा था, इसके पास पैसा था, इन्होंने ये पैसा यूज किया और इनसे क्या डिमांड करी? क्या मांग करी? वस्तुओं की और सेवाओं की। ब्रेड चाहिए, या मुझे पढ़ने के लिए स्कूल सेवा चाहिए, या मुझे मेडिकल सर्विसेज चाहिए, तो इन सभी सेवाओं की इन्होंने मांग करी, और मांग के बदले में इन्होंने क्या दिया? इनको पैसे दिए, यानी धन दिया इनको। अगर हम कुछ चीज लेते हैं किसी से तो पैसे देने पड़ते हैं, तो हमने फर्म को पैसे दे दिए वापस। अब फर्म के पास जब पैसा आया तो फर्म इस पैसे से क्या करेगी? फर्म इस पैसे से करेगी प्रोडक्शन और ज्यादा, अधिक उत्पादन। अब फिर से ये उत्पादन कौन खरीदेगा? फिर से ये उत्पादन ये खरीदेंगे, लेकिन उससे पहले अधिक उत्पादन करने के लिए भी तो दोबारा इन्हीं की सेवाओं की जरूरत भी तो पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये सर्कुलर हमारा चलता रहेगा। उसके बाद आते हैं हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? उत्पादन कारक, और इसको हम कहते हैं कारक भुगतान। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। मतलब क्या है कि वे सभी कारक जो उत्पादन के लिए किसी अर्थव्यवस्था में प्रयोग किए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उत्पादन कारक कहलाते हैं। और फैक्टर पेमेंट क्या है? यानी कारक भुगतान क्या है?
फैक्टर पेमेंट आर द पेमेंट मेड टू द ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इन रिटर्न टू देयर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी यहां से हम क्या कह सकते हैं कि इन सेवाओं के बदले में, उत्पादन कारक के सेवाओं के बदले में दिया गया धन क्या कहलाएगा, हमारा कारक भुगतान कहलाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया भी है, मेजर फैक्टर की बात करें, लैंड है यानी भूमि है। अगर आपने भूमि दी, मान लो आपकी किराए पे गई है, तो क्या आएगा, आपको किराया आएगा। आप किसी के लिए काम कर रहे हो, लेबर कर रहे हो, लेबर वर्क कर रहे हो, यानी श्रम दे रहे हो, तो क्या मिलेगा आपको, वे जिसको वेतन नहीं, वेतन तो गलत हो जाएगा वर्ड, वेतन नहीं, वेतन आश्रम, मुझे हिंदी में वर्ड याद नहीं आ रहा, तो आप इसको नॉर्मली वेजेस समझ लेना, या वेजेस को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, सिंपल की जो उसकी धन है वो दिया जाएगा उसको। उसके बाद है कैपिटल यानी पूंजी। पूंजी के लिए पूंजी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इस पे हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। और एंटरप्रेन्योर हम बन रहे हैं यानी उद्यमिता है जो, तो हमें क्या मिलता है, लाभ मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे 4 फैक्टर हैं और उनकी फैक्टर पेमेंट है। ये आपको इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये 4 कोर हैं प्रोडक्शन के लिए और इकोनॉमी, कहीं ना कहीं आप इनका बार बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रयोग आप देखोगे ही देखोगे। तो यू मेक श्योर कि ये आपको अच्छे से कॉम्बिनेशन वाइज याद हो। स्पेशली जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, क्लास +2 वाले और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, तो उनको ये चीज पता होनी चाहिए और उम्मीद की जाती है कि उनको पता भी होती है ये चीजें। उसके बाद बात करें मेजर सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। मेजर सेक्टर में हमने पहले भी थोड़ा सा हिंट हम दे चुके हैं कि 2 ही सेक्टर में काम करेंगे, क्योंकि वैसे देखो बहुत सारे सेक्टर हैं, लेकिन क्योंकि हम ये एकेडमिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एकेडमिक लेवल पे जो स्कूल लेवल स्टूडेंट हैं, सीबीएसई में एट प्रेजेंट 2 सेक्टर इकोनॉमी की ही बात की गई है। तो समझने के लिए और बेस समझने के लिए 2 सेक्टर इकोनॉमी से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी क्या है हमारी, हाउस होल्ड है और फर्म है, यानी कि एक मैं हूं, एक उद्योग धंधा है या एक कंपनी है। कंपनी को मैं क्या दे सकता हूं, कंपनी को मैं दे सकता हूं फैक्टर सर्विसेज, यानी कि उसका उत्पादन करने में उसको सहयोग कर सकता हूं। कैसे, लेबर देके यानी श्रम देके, भूमि देके, पैसा देके, या फिर उद्यमिता से। अब इसके बदले में मुझे फर्म क्या देगी, फर्म मुझे देगी वेजेस देगी, मतलब सैलरी देगी, रेंट देगी। अगर मैं जमीन दे रहा हूं तो मुझे लाभ मिलेगा, सॉरी ब्याज मिलेगा और मुझे लाभ मिलेगा। तो ये हमारा बेसिकली जो 2 सेक्टर हैं, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं, सर्विसेज और मनी एक्सचेंज करते हैं कि हम इनको सर्विस देंगे तो ये हमें एक्सचेंज में क्या देंगे, पेमेंट देंगे। अब बात करें फेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर पेमेंट, यानी कि जो हमारा फैक्टर पेमेंट है वो जनरेट कैसे हो रही है, कहां कहां से जनरेट होती है। तो इसमें बेसिकली हम 3 फेज की बात करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्रोडक्शन फेज, यानी कि उत्पादन चरण। यहां क्या होता है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस करी जा रही है, यानी कि उनका उत्पादन किया जा रहा है। अब कोई भी चीज बनी है तो बनने के बाद वो क्या जाएगी, उसका किया जाएगा वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन या इनकम फेज। अब डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम फेज इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि इसी फेज में 2 काम होते हैं। अब कोई जब फाइनल गुड्स बन जाती है तो गुड्स बनने के बाद एक तो जो फैक्टर पेमेंट है वो करी जाती है, और फैक्टर पेमेंट के साथ साथ ही जैसे ही उसके पास पैसा आता है तो वो चीजों की डिमांड शुरू कर देता है। ठीक है, इनकम भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है यहाँ पे और डिमांड भी जनरेट हो रही है। डिमांड जनरेट होने के बाद ये फेज पहुंच जाता है एक्सपेंडिचर फेज में, यानी कि जब आपने किसी चीज की डिमांड करी है तो आप उसको चीज को खरीदोगे भी। खरीदने आते हैं हम यहाँ पे, जो थर्ड फेज है, तो हम क्या करते हैं, अपनी पेमेंट को खर्च करते हैं। ठीक है, तो इतना फेज आपको ये समझ आ गया होगा।
उसके बाद बात करें हाउ सर्कुलर फ्लो इकोनॉमी टेक प्लेस, कैसे सर्कुलर फ्लो काम करता है। इस यूनिट में घूम फिर के इन्हीं दो चीजों पे हम बार बार बात किए जा रहे हैं, और इन बार बार बात करने का लॉजिक भी ये है कि आपके दिमाग में ये चीज अच्छे से बैठ जाए कि कैसे काम हो रहा है। फिर से वही है जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हाउस होल्ड ने क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज दी, फैक्टर सर्विसेज के चेंज में क्या मिला, फैक्टर पेमेंट मिल गई। अब फैक्टर पेमेंट मिलने के बाद क्या होगा, जब हाउस होल्ड के पास पेमेंट आ जाएगी तो वो क्या करेगा, डिमांड करेगा, डिमांड करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की, और डिमांड करेगा तो डिमांड के लिए क्या करेगा, पेमेंट करेगा वो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो इस तरह से सर्कुलर फ्लो हमारा चलता रहेगा। होपफुली यहां तक चीजें हमें क्लियर होंगी कि कैसे विद इन 2 सेक्टर में काम कर रहा है। इसमें हाँ एक चीज बताना भूल गया मैं, यहां से इसको जरा ध्यान दीजिए, इतने पार्ट को ऑब्जर्व कीजिए आप, और इधर कीजिए इतने पार्ट को ऑब्जर्व। ये थोड़ा सा इस टॉपिक में, इस यूनिट में कहूं, ये थोड़ा सा जो है एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है और इसको थोड़ा सा समझना ज्यादा जरूरी है। तो पहले अगर हम बात करें इस वाले पार्ट की, जो ये वाला पार्ट है हमारा, आप यहां देखेंगे कि फैक्टर सर्विसेज दी, फैक्टर सर्विसेज के बदले में गुड्स और सर्विसेज हमारे पास आ गई, फैक्टर सर्विसेज दी और गुड्स और सर्विसेज हमारे पास आ गई। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा ये कब होता था हमारे पास, ऐसा होता था जब हम बात करें बार्टर सिस्टम की, वस्तु विनिमय प्रणाली की, कि सेवाओं के बदले में सेवा या वस्तु के बदले में वस्तु, इसको हम सीसी इकोनॉमी भी कह सकते हैं, यानी कमोडिटी इकोनॉमी। और इसी को हम कहेंगे रियल फ्लो, यानी कि वास्तविक प्रवाह। अब वास्तविक प्रवाह एक नंबर का क्वेश्चन यहां से ये भी ड्राइव होता है एकेडमिक्स में कि व्हाट इज अ रियल फ्लो, या वास्तविक फ्लो क्या है, वास्तविक प्रवाह क्या है। तो वास्तविक प्रवाह क्या है, जहां पे वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है, या जहां पे जिस प्रवाह में एक्चुअल में कोई फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल एंटिटी या फिजिकल गुड्स या सर्विसेज, मतलब फिजिकल भी कहना यहां गलत होगा क्योंकि हम सर्विसेज को भी डील कर रहे हैं इसमें, सेवा के बदले सेवा और गुड्स के बदले गुड्स, या गुड्स के बदले सेवा, सेवा के बदले गुड्स, इस तरह का कुछ जो हम एक्सचेंज करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, रियल फ्लो कहलाता है। ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें इस नीचे वाले पार्ट की, जो ये वाला पार्ट है हमारा, आप इसमें देखेंगे कि हम फर्म ने हमें पेमेंट करी, फर्म से वापस पेमेंट चली गई, फर्म ने हमें पेमेंट करी यानी हाउस होल्ड को पेमेंट करी, और हाउस होल्ड ने वापस फर्म को पेमेंट करी। तो ये जो हमारी मनी सर्कुलेट हो रही है, इसको हम यहां कहेंगे मनी फ्लो, यानी धन प्रवाह या आर्थिक प्रवाह। ठीक है, क्लियर है ये चीजें, रियल फ्लो और मनी फ्लो, ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। यहां से मनी फ्लो या रियल फ्लो की बात करें हम, रियल फ्लो जिसको हम फिजिकल फ्लो भी कह रहे थे, फिजिकल फ्लो भी कह सकते हैं हम इसको, वास्तविक है ना, या सीसी इकोनॉमी, when goods and services are given in exchange of factor services, क्या समझे, when goods and services are given in exchange of factor services, जहां पे वस्तु और सेवाएं अपनी कारक सेवा देने के बदले में, या कारक
जो उपभोक्ता कारक थे उनके बदले में अगर हमें मिलती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो ऐसे प्रोग्राम थे पहले भी जहां पे आपको काम करने के बदले में, काम के बदले में क्या मिलता था, अनाज मिलता था या खाने का सामान मिलता था, सब्जियां मिलती थी। आप में से जो स्पेशली जो मेरे यूपीएससी वाले और पीसीएस वाले जो साथी हैं वो रिकॉल कर पाएंगे अपने टाइम में। उन्होंने देखा होगा कि पहले टाइम में क्या होता था कि जो पुरानी रद्दी बेचने वाला, रद्दी खरीदने वाला आता था, रद्दी खरीदने वाले को जब हम रद्दी बेचते थे, यूज बेचते थे, तो उसके बदले में हम उससे सामान ले लिया करते थे। या जब और छोटे थे तो दुकान पे जाके कागज बेचाए और उसके बदले में टॉफी ले आए। तो ये जो सिस्टम था ये बार्टर सिस्टम जैसा था, जिसको हम वास्तविक फ्लो या रियल फ्लो भी कह सकते हैं। अब आ जाते हैं हम मनी फ्लो पे। व्हेन मनी इज सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी, हमने क्या करा था पिछले उसमें जो डायग्राम था हमारा, क्या देख रहे थे हम उसमें कि फैक्टर जब पेमेंट थी, हमें फैक्टर पेमेंट मिली, ये देखो जैसे एग्जांपल है, फैक्टर पेमेंट हमें आई और हमने फिर से उसको पे कर दिया और कुछ सामान हमने खरीद लिया। तो इसमें कहा गया है कि जो सर्कुलेट कर रहा है इकोनॉमी में, क्या सर्कुलेट कर रहा है यहाँ पे, मनी इधर से उधर, यानी हाउस होल्ड से फर्म के बीच में कभी इधर जा रही है और ये कभी इधर जा रही है, तो ऐसे ही घूम रही है। एग्जाम्पल है सैलरी इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स एंड सैलरी स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सर्वाइवल। बिल्कुल सही है, आपको सैलरी मिली काम करने के बदले में और उसके बदले में आपने क्या खरीदा, वस्तु और सेवाओं की परचेज कर ली अपने निर्वाह के लिए। अब यहाँ पे आ जाती है टू सेक्टर इकोनॉमी विद बैंक। ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टेक्निकल वाला चीज होगी, इसको समझने की कोशिश करना। अभी तक चीजें वही चल रही थी, वही हमारा हाउस होल्ड था, वही हमारी फर्म थी, ठीक है, हम इनको काम दे रहे थे, ये हमें पैसा दे रहे थे, ठीक है, हम इनको काम दे रहे थे, इनको हेल्प कर रहे थे, ये हमें पैसा दे रहे थे, बहुत बढ़िया चल रहा था अभी तक। अब बीच में एंट्री होती है एक इंस्टीट्यूट की, और ये इंस्टीट्यूट कहलाया बैंक। अब बैंक क्या है, बैंक की हिस्ट्री क्या है, हम अपने मनी एंड बैंकिंग वाले जो अगले वाला यूनिट होगी उसमें हम डीपली डिस्कस करेंगे इसको, कि इंडिया में बैंक कहां से बनना शुरू हुआ, कैसे आरबीआई बना, उसके बाद क्या एसबीआई की हिस्ट्री है, और वो है सब, उसको बैंक वाले चैप्टर में हम सेपरेट से करेंगे। लेकिन सिर्फ यहां पे इतना एक समझो कि आपके बीच में एक आ गया बिचौलिया, इंटरमीडिएट, कि अभी तक आपका काम चल रहा था, आप किसी को सेवाएं दे रहे थे और वो आपको पैसा दे रहा था। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत का कारण कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। वो कैसे हैं, देखो, हमने फैक्टर सर्विसेज दी, यानी कि हमने 100 रुपए का प्रोडक्शन किया, चलो 1000 रुपए का मान लो, थोड़ा समझना इजी रहेगा, क्योंकि अगर 100 का प्रोडक्शन करके 100 ही हमें दे देगा तो फिर उसके बाद क्या बचेगा। 1000 रुपए का हमने प्रोडक्शन किया था, मतलब कोई चीज बनाई हमने, XYZ कोई गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करी, उसकी वर्थ थी 1000 रुपीज की, ठीक है। अब फर्म ने हमें जो पेमेंट करी, सपोज करो हमें फर्म ने उसके बदले 1000 की चीज बनाने के बदले में फर्म ने हमें 500 रुपीज की पेमेंट करी, ठीक है, 500 रुपए हमें दे दिए हमारी सैलरी के तौर पे। अब क्या करा, अब मुझे जरूरत है और सामान खरीदने की, तभी तो सर्कल पूरा होगा ना। जैसे 500 रुपए की मेरे को चीज, 500 रुपए दिए तो मैं इससे दोबारा 500 रुपए की चीज खरीद लूं, तो ये सर्कल पूरा हो जाता है। लेकिन हम भारतीय जो हैं वो बहुत होशियार किस्म के हैं, और हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव ज्यादा देखते हैं कि भाई आगे के लिए बचा लो, नहीं तो ये हो जाएगा, कभी इमरजेंसी आई तो फिर पैसे कहां से लेके आएंगे। तो हमने अपना दिमाग लगाया, तो हमने क्या करा कि हमने डिमांड जो करी, यहां पे डिमांड जो करी हमने, डिमांड करी वो इतने सामान की कि 300 रुपए का सामान चाहिए हमें, तो भैया हमें मिले थे कितने, 500 रुपए, हमने डिमांड करी 300 रुपए के सामान की, 300 रुपए का सामान दे दिया, 200 रुपए क्या करे, 200 रुपए हम सेव कर लिए हमने, तकिया के नीचे रख के सो गए हम 200 रुपए। अब क्योंकि 200 रुपए इस फ्लो से कम हो गए, हमने 500 रुपए हमें मिले थे, 500 के बदले में हमें 300 का तो हमने सामान खरीद लिया। अब इस फर्म को तो अपना सर्कल पूरा करने के लिए 500 रुपए की जरूरत थी, जबकि इसके पास आए हैं 300 रुपए। अब 200 रुपए का क्या करे,
तो 200 रुपए के लिए फर्म ने क्या करा, बैंक को ढूंढा कि भाई सर ऐसा है, हमें 500 रुपए, हमने 500 रुपए खर्च करे थे, 500 रुपए दिए थे सैलरी के, लेकिन हमें हमारे पास आए हैं वापस 300 रुपए आए हैं, 200 रुपए का आप जुगाड़ कर दीजिए। बैंक ने कहा बोला ठीक है कोई बात नहीं भाई, हम आपका 200 रुपए का जुगाड़ करते हैं। बैंक ने क्या करा, बैंक ने इसको दे दिया 200 रुपए का लोन। फर्म के पास आगे 500 रुपए पूरे, फर्म का काम चल गया। अब ये 200 रुपए बैंक के पास कहां से आएंगे? देखो बैंक ठीक है कि मानते हैं आरबीआई के पास नोट छापने की पावर है, लेकिन ऐसा नहीं है, आरबीआई अपनी मर्जी से कभी भी नोट नहीं छाप सकता है, ये बात ध्यान रखना। ये आगे आपको समझाया जाएगा कि क्यों नोट नहीं छाप सकता, उसका एक टेक्निकल रीजन है जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई से रिलेट करता है। लेकिन अभी के लिए समझो कि बैंक के पास अभी कोई अथॉरिटी नहीं है कि नोट छाप सके वो ऐसे। अब ये जो 200 रुपए रखे हैं यहां, जो हम तकिए के नीचे दबा के सो गए हैं, इस 200 रुपए का हम क्या करेंगे? हमारे फिर किसी बुजुर्ग ने कहा कि भाई ऐसा है 200 रुपए बैंक में जमा करवा दो, 200 रुपए से बैंक आपको दे देगा ब्याज, घर में रखोगे चोरी हो जाएगा, कोई उठा के ले जाएगा, बच्चे खराब कर देंगे। तो हम गए बैंक में, हमने कर दिया 200 रुपए की सेविंग, यहाँ पे बैंक को दे दिया 200 रुपए कि भाई हमारे 200 रुपए रख लो, जब हम मांगेंगे दे देना, नहीं मांगेंगे तो इतना ब्याज देते रहना। अब बैंक के पास आ गए थे 200 रुपए, अब बैंक ने क्या करा, बोला भाई इसको तो ब्याज देना पड़ेगा 200 रुपए पे, हम क्या करेंगे इस 200 रुपए का? तो इन्होंने ये 200 रुपए पहले ही लोन दे चुके थे, या इसके आने के बाद हम कहते हैं कि 200 रुपए जब सेविंग आई तो बैंक ने 200 रुपए फर्म को लोन दिया। अब इस लोन के बदले फर्म से क्या लेगा बैंक? बैंक लेगा इससे इंटरेस्ट, यानी ब्याज चार्ज करेगा। होता है ना कि हम बैंक से पैसा लेते हैं तो उस पैसे पे हमें ब्याज भरना पड़ता है, और उसी ब्याज से ये क्या करेगा, उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रखेगा। मान लो एक यहां ले लेते हैं हम, बैंक ने जो 200 रुपए दिए थे फर्म को, उस पे इंटरेस्ट मिलता था 10% के हिसाब से, यानी 20 रुपए इंटरेस्ट आ रहा था बैंक के पास, और जो हमें सेविंग करी थी 200 रुपए की, हमें मिल रहा था 5% के हिसाब से इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस 200 रुपए में से क्या, 20 रुपए में से क्या करेगा, 5 रुपए तो हमें ब्याज दे देगा, सॉरी 10 रुपए तो हमें ब्याज दे देगा, और 10 रुपए अपने पास रख लेगा। ये बैंक की क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी, बैंक इनकम। तो हमारे पास भी पैसा आ गया वापस, मतलब हमें ब्याज मिल गया, हम खुश है कि बैंक हमें ब्याज दे रहा है, फर्म खुश है कि उसका भी काम चल रहा है, और बीच में बैंक है जो क्या कर रहा है, अपनी कमाई कर रहा है। और यही बैंक का इनकम जनरेट करने का आगे फॉर्मूला है, जो हम आगे फर्दर आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, जो मनी मल्टीप्लायर है वो कैसे बैंक में काम करता है। तो अब होपफुली कि टू सेक्टर इकोनॉमी विद बैंक का आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। बैंक का सिर्फ काम इतना है कि जो हम सर्कुलर फ्लो से जो हम पैसा निकाल लेते हैं, कम कर लेते हैं सेविंग के रूप में, और वो पैसा हम बैंक में जमा कराते हैं, तो बैंक उसका ही यूटिलाइज करके फर्म को लोन दे देता है, और लोन के और सेविंग पे दिए गए इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो बैंक की कमाई होती है। यहाँ पे होपफुली क्लियर होगा ये पॉइंट मेरा। इसके बाद बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पॉइंट आता है इसमें, लीकेज एंड इजेक्शन। हमने पहले भी बात करी थी, लीकेज और इजेक्शन यानी कि प्रवाह और अंतःक्षेपण। प्रवाह यानी कि बाहर जाना, और अंतःक्षेपण अंदर आना। मतलब समझते हैं इसको। लीकेज क्या है? इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, लीकेज एंड इजेक्शन एक्सप्लेन हाउ मनी फ्लो आउट एंड इनटू द सर्कुलर फ्लो। जैसे हमने सेविंग करी थी, सेविंग का एग्जांपल हमने लिया था कि 500 रुपए हमें मिले, 500 रुपए में से हमने 300 रुपए का सामान लिख लिया, 200 रुपए हम तकिए के नीचे रख के सो गए, तो जो 200 रुपए है वो क्या कहलाएगी? हमारी लीकेज कहलाएगी। लीकेज आर द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो, यानी कि जो पैसा हमने निकाल लिया है, पैसा जो हम निकाल चुके हैं। ये एक सर्कुलर फ्लो चल रहा था, 100 रुपए हम यहां दे रहे थे, और 100 रुपए हमें घूम के आ रहे थे वापस। इस 100 रुपए से, ये तो 100 रुपए तो यहां आए, लेकिन अब की बार मैंने 80 रुपए दिए, तो जो 20 हो गए, लेस करे जो 20 रुपीज, ये क्या है? मेरी लीकेज है ये। ठीक है, ये क्या है? लीकेज है मेरी। और इजेक्शन क्या है? इजेक्शन आर द एडिशनल ऑफ मनी इनटू द सर्कुलर फ्लो।
मान लो सपोज करो कि ये 20 रुपए मैंने रख लिए थे। अब 20 रुपए रखने के बाद क्या हुआ कि मेरे को कोई मामा चाचा ताऊ आया था और मेरे को 50 रुपए देके चला गया। तो मैंने क्या करा, 50 रुपए, 20 रुपए मेरे पास रखे थे, इस 50 रुपए में से मैंने 20 रुपए वापस यहां डाल दिए। तो ये सर्कुलर फ्लो फिर से कितना हो गया, 100 रुपीज का हो गया। तो जो यहाँ बाहर से पैसा आया वो क्या हो गया, मेरा इजेक्शन हो गया। अब लीकेज और इजेक्शन के रीजन क्या क्या हो सकते हैं वो समझने वाली बात है। लीकेज किस लिए करते हैं हम, लीकेज कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ सेविंग में कर सकते हैं, टैक्स बचाने के लिए कर सकते हैं, या इंपोर्ट में कर सकते हैं। कि जब पैसा हमारे सर्कुलर फ्लो से बाहर जा रहा है, सेविंग करी हमने, मतलब सर्कुलर फ्लो जो 100 का चल रहा था उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के रख लिया, हमने टैक्सेस पे कर दिए। अब टैक्सेस पे करने के बाद आप टैक्स का इंपैक्ट तो समझ सकते हो कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हमारी कम हो जाएगी अगर हम टैक्स पे करते हैं। उसके बाद जो इंपोर्ट है, हम बाहर से कुछ मंगा रहे हैं तो हमारी जो इकोनॉमी है उससे पैसा कुछ हमें बाहर पे करना पड़ रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लीकेज बन जाएगा। अब इजेक्शन क्या हो सकता है, इसमें इजेक्शन हो सकता है गवर्नमेंट स्पेंड। हम काम कर रहे थे, अपना ट्रेडिंग का काम कर रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, हमारे पास पैसा कम है तो गवर्नमेंट ने हमें कोई सब्सिडी दे दी, गवर्नमेंट ने हमें कुछ प्रमोट करने के लिए, हम इस तरह का बिजनेस कर रहे थे कि गवर्नमेंट हमें प्रमोट करने लगी तो गवर्नमेंट ने कुछ हमें पैसा दिया, तो वो हो सकता है। उसके बाद बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट करने आ गया, मेरा चाचा था, दादा, फूफा, कोई भी जिसको लगे मेरे काम में इंटरेस्ट था, उसने कहा कि भाई 2 पैसे मैं भी कमा लूं, तो एक काम कर 10 पैसे हिस्सा मेरा भी घेर ले, यानी कि 10% का पार्टनर मुझे भी बना ले। तो वो पैसा लेके आया, वो मेरे लिए क्या हो गया, इजेक्शन हो गया। उसके बाद है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करेंगे, मैंने कुछ हिस्सा अपने जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसको एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट से मुझे पैसा आया, तो फिर मेरी सर्कुलर फ्लो जो है इनकम का वो प्रॉपर चलने लगा। तो ये हमारे कहलाएंगे इजेक्शन और लीकेजेस। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचता है इस यूनिट में, जो कि समझना बड़ा इजी है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकलिटी इसमें आएगी आपको, और ये समझने के लिए आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। स्टॉक और फ्लो, भंडारण एवं प्रवाह। स्टॉक क्या है, स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम। देखो बात याद रखने वाली यही चीज है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे सपोज करो कि मैं कहता हूं मेरी मंथली इनकम है 100 रुपए, रियली नहीं है, एक इमेजिनरी चीज ले रहे हैं हम कि मंथली इनकम मेरी 100 रुपए है। लेकिन आज जो डेट है, यानी कि आज 24 दिसंबर वाले दिन अगर मेरे से पूछा जाए कि आपकी जेब में पैसे कितने हैं, और मैं कहूं कि आज मेरी जेब में 20 रुपए हैं, एट प्रेजेंट मेरी जेब में 20 रुपए का नोट है, तो ये क्या हो गया, स्टॉक। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, 24 दिसंबर। 24 दिसंबर वाले दिन मेरे से पूछा गया कि आपकी जेब में पैसा कितना है, तो भैया अपने पास तो 20 रुपया है, 20 रुपया है तो स्टॉक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड बात करी जाए कि मनी फ्लो या फ्लो क्या है, फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है, मंथली इनकम। मंथली का मतलब कि 30 दिन काम करने के बाद मुझे कितना मिलता है, 100 रुपया मुझे मिलता है। तो फ्लो मेरा क्या है, इनकम फ्लो कितना है मेरा, 100 रुपए है, लेकिन मेरे पास इनकम का स्टॉक कितना है आज के दिन जो मेरे पास है। और इसको थोड़ा सा और आप सिंपल लैंग्वेज में भी समझो, मतलब अपनी कॉमन सेंस लगा के, स्टॉक जो होगा, स्टॉक को आप ये कह सकते हो, फ्लो तो आपको पता ही है कि फ्लो तो कोई चीज निकल ही रही है, आ रही है, जा रही है, एक लंबे टाइम के लिए चल रही है। आपने देखा होगा, अगर किसी नदी को बहते हुए भी देखा है आपने, तो उसका जो प्रवाह होता है बहुत लंबा होता है, ठीक है। लेकिन स्टॉक कहें कि एक जगह डैम बना लिया मैंने या बैराज बना लिया मैंने, तो वहां पे कुछ पानी इकट्ठा कर लिया, ठीक है। पानी इकट्ठा करने के बाद अगर मैं कहूं इस बैराज में, इस डैम में पानी कितना है, तो सर्टेन क्वांटिटी होगी, तो इसको मैंने कहा स्टॉक। और बाकी नदी का जो है वो प्रवाह है ही हमारा, उसे हम समझ सकते हैं। तो इसमें बात याद रखने वाली क्या है, एक स्पेसिफिक डेट पे बात कर रहे हैं हम, स्टॉक की बात कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक डेट पे बात कर रहे हैं, और अगर फ्लो की बात कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी मेजर यूनिट ऑफ द टाइम के डिमेंशन में बात कर रहे हैं। एग्जांपल ले सकते हैं, मनी सप्लाई ऑन अ गिवन डे, यानी अनसोल्ड गुड्स के बारे में बात कर सकते हैं, इन्वेंटरी के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे आपने 100 यूनिट बनाई थी,
100 यूनिट प्रोड्यूस करी आपने, 100 यूनिट आपने साल में बेची नहीं थी, लेकिन अभी तक यानी 24 दिसंबर तक आप कितनी यूनिट बेच चुके हो? आप सपोज करो 90 यूनिट सेल कर चुके थे। तो आज के डेट में 24 दिसंबर में आपके पास स्टॉक कितना पड़ा है? आप कहोगे कि 10 यूनिट स्टॉक पड़ा है मेरे पास। ठीक है। फ्लो क्या है? नेशनल इनकम पर ईयर। मान लो आप ये कहो कि सालाना कितने बेच देते हो आप? जी 100 यूनिट बेच देता हूं। सालाना कितनी कमाई कर लेता हूं? बोला जी 1 यूनिट 100 रुपए की है, 100 गुना करके साल में 100 करके 10,000 रुपए बचा लेता हूं। ठीक है, तो ये आपका फ्लो हो गया। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और इसी के साथ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो खत्म हो जाता है। एकेडमिक लेवल के लिए ये चैप्टर इतना ही था, और स्टेट पीसीएस यूपीएससी के लिए ये एक फाउंडेशनल टॉपिक था, जिसके बाद से नेशनल इनकम हम करेंगे, और जल्दी ही कल या परसों में हम नेशनल इनकम स्टार्ट कर देंगे। और आपके रिस्पॉन्स की बात है कि कैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, तो जल्दी ही कोई लाइव सेशन में जिसमें आपके डाउट भी लिए जाए तो सेशन भी हम करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। हैव अ ग्रेट डे, कीप रिवाइज। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे लिख सकते हैं कमेंट में। बाकी आप लोगों का फीडबैक जो है ऑलवेज वैल्यूएबल टू मी। अपने फीडबैक दें, कैसा है, क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है मुझे मेरी टीचिंग को लेके या कोई एग्जाम्पल को लेके, ऑलवेज वेलकम। मैं कोई अपने आप को एक एस्टेब्लिश एजुकेटर नहीं मानता, और ना ही मैं ये मानने की गलती करूंगा। इंप्रूवमेंट की जरूरत सबको होती है, संपूर्ण कोई नहीं है। तो आप लोगों का वेलकम है अगर कोई आप लोगों का फीडबैक है। थैंक यू।